नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को कोटद्वार के दुर्गापुरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं गृह मंत्री के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस जनसभा में हिस्सा लिया। आज की जनसभा एक ऐतिहासिक जनसभा थी। माननीय गृह मंत्री जी ने जो घोषणाएं उत्तराखंड के लिए की वो ऐतिहासिक घोषणाएं थी और उत्तराखंड की जनता ऐतिहासिक मतों से अनिल बलूनी जी को विजय बना के भेजेंगी। मुझे लगता है अनिल बलूनी एक अमित शाह जी का वो चेहरा है जो ये दिखाता है कि विकास किस तरह होता है। बलूनी जी का जैसे कि राज्यसभा सांसद कार्यकाल रहा, उसके टाइम में जो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए उसकी झलक दिखाता है आज अमित शाह जी का संबोधन। उत्तराखंड में 2 दिनों बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें उत्तराखंड चुनाव आयोग ने 75% से ज्यादा संख्या में मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के नेतृत्व में चुनाव की टीमें प्रदेश भर में काम कर रही हैं। सभी मतदाता उत्सुकता के साथ मतदान करने के लिए संकल्प ले रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार मत प्रतिशत बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस बार हमारे जो सीईओ हैं पुरुषोत्तम साहब की नेतृत्व में जो इलेक्शन की टीम लगी हुई है, बहुत इनोवेटिव कार्यक्रम सभी जिलों में हो रहे हैं। सभी मतदाता बहुत उत्साह से वोट डालने के लिए अपना संकल्प ले रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रामनवमी के अवसर पर अपने घर में कन्या पूजन किया। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा, इस बार कन्या पूजन में लक्ष्मी का आह्वान करेंगे और कन्याओं के हाथ में इस बार कमल का फूल भी खिलेगा। साथ ही चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लाख वोटों के अंतर से ज्यादा लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। महेंद्र भट्ट ने नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन किया और कन्याओं के हाथ में कमल का फूल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कमल का फूल खिलेगा और उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता निश्चित रूप से बीजेपी को जिताएगी। तो वहीं उन्होंने 400 पार के दावे को भी बात की और 400 पार की दावे किए हैं सीट पर बीजेपी के। कन्या पूजन क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान है और सब लोग अपने परिवार में कन्या का पूजन करते ही हैं। कन्या पूजन लक्ष्मी का हम लोग आह्वान करेंगे। बेटियों के हाथ में कमल का फूल भी होगा। कमल लक्ष्मी का आसन है, उनका आशीर्वाद हम लेंगे। मोदी जी के लिए उनका आशीर्वाद मांगेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम का स्वरूप हमने पूरे प्रदेश के अंदर दिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार, क्योंकि ये चुनाव अब जनता लड़ रही है और जब जनता का कोई त्योहार बन जाता है, जनता का कोई मेला बन जाता है, तो जनता उसे उत्साह से लड़ती है। और पहली बार होगा कि उत्तराखंड का मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में प्रचार प्रसार का भी अंतिम दौर चल रहा है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी की तरफ से अभी तक केंद्रीय नेतृत्व में प्रियंका गांधी ही उत्तराखंड के दौरे पर आई हैं। तो वहीं अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट प्रचार को अंतिम रूप देने के लिए उत्तराखंड का दौरा करेंगे। बता दें कि सचिन पायलट नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रकाश जोशी के समर्थन में रैली की जा रही है। सचिन पायलट उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सभी पार्टी अपने अपने तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं अब हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करने के लिए सचिन पायलट जो हैं वो दौरा करेंगे और प्रकाश जोशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। जल्द ही सचिन पायलट उत्तराखंड पहुंचेंगे और वहां से अपनी पार्टी को वोट देने के लिए अपील करेंगे लोगों से। आपको बता दें कि सचिन पायलट स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट का नाम शामिल है।
और सचिन पायलट उत्तराखंड का जल्द दौरा कर सकते हैं। दौरा करेंगे, साथ ही में कांग्रेस को वोट देने की अपील भी लोगों से करेंगे। प्रकाश जोशी का समर्थन करने के लिए वह जनसभा को संबोधन भी करेंगे। देखिए, हल्द्वानी जो नैनीताल लोकसभा सीट में पड़ता है, वहाँ सचिन पायलट साहब की बड़ी सभा होने वाली है। कल लगभग 1 और 2 के बीच में उनकी जनसभा होगी और जब वो उत्तराखंड में आएंगे तो उसका प्रभाव पूरे 5 सीटों पर पड़ेगा। कुमाऊं मंडल की तो दोनों सीटों पर पड़ेगा ही, लेकिन हरिद्वार में भी पड़ेगा, गढ़वाल की दोनों सीटों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता है और जो संदेश दे के जाएंगे निश्चित तौर पे उसका प्रभाव हमारी 5 की 5 लोकसभा सीट पर सकारात्मक पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी के दौरे से लोगों में उत्साह आया है। सत्रह अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। वहीं 17 अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का हल्द्वानी में दौरे को लेकर बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। इस बात पर बीजेपी के नेता अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमानत बचाओ अभियान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस के वो नेता आ रहे हैं जो राजस्थान के बगावती हैं। तो कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है, ये वो स्वयं जानती है। चुनाव नजदीक है, आपको बता दें, और 17 अप्रैल को प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि 19 तारीख से जो है चुनाव का पहला चरण होने जा रहा है और 17 अप्रैल को सचिन पायलट हल्द्वानी का दौरा करेंगे। तो वहीं इस दौरान बीजेपी ने तंज कसा है कि अब राजस्थान से अगर प्रचारकों को बुलाना पड़ रहा है तो ये कांग्रेस के लिए सही बात नहीं है। आपको बता दें कि सचिन पायलट देहरादून में दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को वोट अपील करने के लिए उन्होंने दौरा करना है और जनसभा को संबोधन करना है। 17 अप्रैल को उनका ये दौरा होगा और 17 अप्रैल को ही प्रचार का आखिरी दिन होगा। सभी पार्टी 17 अप्रैल तक ही प्रचार कर सकेगी, क्योंकि 19 तारीख से चुनाव का पहला चरण जो है उसका मतदान होना है 19 तारीख को, और 17 तारीख तक प्रचार सभी पार्टियां अपना करेंगी। 17 अप्रैल को सचिन पायलट भी हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे और अपने कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील जनता से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी आज जमानत बचाओ अभियान में लगी हुई है। वो अपने जमानत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ले देकर गांधी परिवार ही उनके पास स्टार प्रचारक के रूप में बचता है और उसमें भी दीदी पहुंची हैं, लेकिन भैया गायब हैं अभी। मंगलौर कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कलीम अंसारी के निवास पर जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भी पहुंचे और उन्होंने उस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। हमारे नेता यहाँ आए, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपनी बात कही और आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी जमानत पे कि मंगलौर विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से लोकसभा जीतने जा रही है इंशाल्लाह। ये आपकी जमानत पे मैं कह रहा हूँ बात। एक माहौल बना है यहाँ पर, एक तरफा माहौल मंगलौर से ही मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से ही एक तरफा जीत के चलेंगे हम लोग। कोई हमारे करीब भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ से बहुत वोटों से हराए। आज मंगलौर में हरीश रावत जी के कई प्रोग्राम हुए। हरचंदपुर और मंगलौर में 2 प्रोग्राम हुए। हमारे साथ कलीम अंसारी साहब और आमिर अंसारी साहब हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया और मंगलौर के ज़िम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे। चौधरी साहिबान बहुत सारे यहाँ मौजूद थे और सभी ने हरीश रावत जी का समर्थन किया
एक लंबे वक्त के बाद एक ऐसी मीटिंग हमने यहाँ देखी जिसमें इतने गंभीर और जिम्मेदार लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग एक साथ मौजूद रहे। तो देश के हालात सबके सामने हैं, जो भी हालात हैं तो उनको देखते हुए सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए। एकजुट होकर के वोट करिए, अपने लिए वोट करिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने विकास के लिए वोट करिए, इस महंगाई के खिलाफ वोट करिए, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ वोट करिए, जो बढ़ता हुआ वैमनस्य है इसके खिलाफ वोट करिए। और निश्चित तौर पर यदि इन चीज़ों के लिए वोट होगा तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान टीमें रवाना होनी शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड के दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए 12 पोलिंग टीमें निकल चुकी हैं, तो वहीं पिथौरागढ़ के 1 और उत्तरकाशी के जिले के 11 सबसे दुरुस्त बूथों के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। टीम में मतदान कार्मिक, सुरक्षाकर्मी, फोटोग्राफर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और 1 जोनल मजिस्ट्रेट शामिल हैं। सभी पोलिंग टीमें अब अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो गई हैं। इनकी सबकी ट्रेनिंग भी की गई है। ट्रेनिंग के बाद इन सभी को इनके क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया गया है। और आपको बता दें कि टीम में जोनल मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, जो भी अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। फोटोग्राफर भी होगा, जो कि पोलिंग टीम में पोलिंग बूथ पर मौजूद होगा। इन सभी को अब अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है ट्रेनिंग देने के बाद। जैसा आप विदित है, उत्तराखंड फर्स्ट फेज में है। उत्तराखंड के साथ साथ 21 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। तो 19 तारीख को चुनाव के लिए कुछ दूरस्थ एरियाज में हमारा बूथ है। उदाहरणार्थ पिथौरागढ़ जिले में 1 बूथ और उत्तरकाशी जिले में 11 बूथ। सो ये 12 बूथ के लिए पार्टियां आज रवाना हो गए हैं, जनपद से प्रस्थान हो गया है और ये पहुंच जाएगी कल 18 तारीख की शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी, तो 19 से वहां पर शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान तब तक उत्तराखंड की सीमांत जनपदों से लगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवागमन बंद कर दिया गया है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस ने मुताबिक SOP के अनुसार मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल को जोड़ने वाले आवागमन के रास्तों को सील कर दिया गया है। आज शाम से 5 बजे से जो नेपाल बॉर्डर है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार सील की जाएगी। उसमें जगह जगह पे हमारे बैरियर्स और जहाँ पे भी SSTs है और SSB की डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे उनको सूचित किया गया कि आवागमन हेतु बंद किया जाए वो मार्ग। और जहाँ पे इमरजेंसीज रहेगी, जैसे हेल्थ इमरजेंसी है या कोई भी शादी या किसी तरीके का समारोह है, उसके इमरजेंसीज में आफ्टर ड्यू परमिशन और ड्यू प्रोसेस के बाद उनको अलाउ किया जाए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले पर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत भगवानपुर थाने में की गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर हमला कर विरोधियों ने उनसे मारपीट की है। बीजेपी समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया गया है। और आपको बता दें कि 2 गुटों में ये मारपीट हुई है, झड़प हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान ये हिंसक झड़प देखने को मिली है। तो वहीं बीजेपी के काफिले पर हमला किया गया है और बीजेपी समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के समर्थकों ने मारपीट होने का आरोप लगाया है। बीजेपी अपनी रैली निकाल रही थी, उस दौरान ये हिंसक झड़प हुई और बीजेपी के कार्यकर्ता पर मारपीट हुई है। तो वहीं बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर मारपीट होने का आरोप लगाया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रैली के दौरान ये हिंसक हमला हो जाता है, हिंसक झड़प हो जाती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं उन पर हमला हुआ है। वहीं बीजेपी समर्थक ने मारपीट का आरोप लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान ये समर्थक एक दूसरे में भिड़ गए, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है रैली के दौरान।
हल्द्वानी में पुलिस ने बंटी बबली गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी ने बताया कि मां, बेटे और उसकी पत्नी दिल्ली से होंडा सिटी के जरिए हल्द्वानी आते थे। इसके बाद वो भीड़भाड़ वाली जगह पर जाते थे जहां वो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को उनके पास से चोरी किए गए झुमके 5000 कैश बरामद हुए हैं। तो वहीं इस मामले में अभी युवक की मां फरार है। तीन लोग थे, इसमें एक माँ, बेटा और उसकी वाइफ थे। इनका मोडस ऑपरेंडी भी ये रहता था कि ये लोग गाड़ी से आते थे, फिर ई रिक्शा के माध्यम से जाते थे। अक्सर जहाँ भीड़भाड़ वाले स्थान होते थे, जहाँ महिलाएं पर्स वर्स लेके आती हैं, इसमें कुछ झुमके कैश वगैरह होता था, उसको अक्सर चोरी वोरी करने की कोशिश करते थे। इसमें हमारी टीम्स जो है काफ़ी टाइम से लगी हुई थी इस केस के पीछे और आज सफलता मिली है। सर, कहाँ के रहने वाले सर? ये मुरादाबाद के मूल निवासी हैं। वैसे दिल्ली में जामा मस्जिद के पास भी इनका मूवमेंट रहता है। पुलिस ने 6 चोरी के बाइकों के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी विभिन्न मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए सीओ अनुष्का बड़ोला ने बताया कि 14 अप्रैल को अन्नपूर्णा टेंट हाउस में कटोरा ताल से दिव्यांशु धवानी की टेंट हाउस के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई थी, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और चोरों को पकड़ लिया है। वादी के घर के बाहर से उसकी बाइक चोरी कर ली थी। तो जैसे कि इलेक्शन भी चल रहा है, सीसी लगा हुआ था, तो वैसे हमारे यहाँ चेकिंग चल रही है। उसी चेकिंग के दौरान हमें गंगा बाबा रोड में जब एक बाइक सवार दिखा, उसकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं था। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने चेकिंग किया, तो चेकिंग से पता चला कि वो जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर था गाड़ी का, वो हमारी जो चोरी हुई बाइक थी उससे मैच किया। तब उससे फिर और गहरी पूछताछ की तो 2 लोगों को 2 अभियुक्तों में नजर आया। तो उसमें ये भी पता चला कि उन्होंने और बाइक्स भी चोरी की। तो टोटल हमारी 6 बाइक्स की रिकवरी हुई है उन्हीं लड़कों से, और दोनों को हमने अरेस्ट कर। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जनपद पौड़ी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंगलवार को एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद के सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। साथ ही अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को रिजर्व मोड में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्टिव किया जा सके। देखिए, ऐसे पोलिंग स्टेशन जो क्रिटिकल डेफिनेशन में आते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल माने जाते हैं, ऐसे हमारे जनपद पौड़ी में 45 पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉय किया जाता है पोलिंग डे के लिए, और साथ ही साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर रैंक और 2 कांस्टेबल सिविल पुलिस के भी डिप्लॉय किए जाते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके चलते चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इस बात को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि बीते दिन सुबह 7 बजे से अब तक चारों धाम और हेमकुंड साहिब के लिए 4,18,000 लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए लगभग 1,42,000 लोग और बद्रीनाथ के लिए 1,20,000 लोगों ने पंजीकरण किया है। देखिए, कल सुबह 7 बजे से हमारी चारधाम यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, कल सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। और कल सुबह 7 बजे से लेके अभी तक का जो आंकड़े आ रहे हैं, जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है चारों धाम और हेमकुंड साहिब के लिए मिला के 4,18,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें यमुनोत्री में ऑलमोस्ट 74,000 लोगों ने किया है, गंगोत्री में 75,000 लोगों ने किया है। ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रूषा फार्म में रहने वाले एक दंपति शराब माफिया ने आबकारी विभाग की टीम पर चेकिंग के दौरान हमला कर दिया। हमले में एक सिपाही की वर्दी फाड़ने की कोशिश की, जबकि गाली गलौज करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई और बदसलूकी की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दंपति शराब माफिया पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
तो वहीं कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि बीते रोज आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट अपने 2 सिपाहियों के साथ श्यामपुर के रूषा फार्म में रहने वाले मलकीत सिंह के घर पर शराब की छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान घर पर आबकारी विभाग की टीम का विरोध करते हुए तलाशी नहीं लेने दी गई। आबकारी इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई और बदसलूकी भी की गई। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए जगह जगह से खबरें आ रही थी कि कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है अलग अलग जगहों पर। तो हमारे द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और रूषा फार्म मनसा देवी क्षेत्र में भी ये शिकायत आ रही थी, तो हम इसी शिकायत के निवारण के लिए वहाँ पहुंचे और मलकीत सिंह और उनकी जो पत्नी है सुमित्रा कौर, उनके घर में जब हमने दबिश दी और तलाशी लेने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया तो हमें पहले रोका और तलाशी नहीं लेने दी गई। उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी की और वर्दी फाड़ने का, हमारे कांस्टेबल की वर्दी फाड़ने का प्रयास किया गया उनके द्वारा और धक्का मुक्की की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाई है उसके लिए मैंने कोतवाली ऋषिकेश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के दूर-दराज क्षेत्रों में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई। इसकी जानकारी देते हुए उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 12 दुर्गम पोलिंग क्षेत्र है, जिनमें से 11 उत्तरकाशी में है और 1 पिथौरागढ़ के कनार में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां ट्रेनिंग के बाद इन क्षेत्रों के लिए रवाना होंगी, क्योंकि ये क्षेत्र अतिरिक्त पैदल मार्ग वाले बूथ हैं, तो इनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त ईवीएम के साथ तैनात किया गया है। हाँ, इस नंबर को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। जो हमारे P-3 बूथ्स हैं वो कुल 12 हैं पूरे राज्य में, 11 उत्तरकाशी जनपद में है और 1 कनार का बूथ जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में है। इन जो हमारे P-3 बूथ्स हैं इनकी पोलिंग पार्टीज की आज ट्रेनिंग है और कल इनका मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि 16 तारीख को। क्योंकि ये काफी पैदल मार्ग वाले बूथ हैं, इनमें अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट उसी बूथ के लिए नामित किया गया है विद रिजर्व ईवीएम, यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ईवीएम का रिप्लेसमेंट किया जाना है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी की गई है। उसके अलावा अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि मेडिकल एड और जितनी भी इमरजेंसीज आ सकती हैं उन सबकी भी अतिरिक्त तैयारी कर यहाँ पर प्लानिंग की गई है। इसीलिए P-3 की कैटेगरी में इसको रखते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट में पूरी व्यवस्था बनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का एक बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी पर हमला बोलते हुए जोशी ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए थी वह सुविधा जनता को नहीं मिली है। आज पूरे प्रदेश का जनमानस त्रस्त हो चुका है। जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वह पूरे नहीं हुए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी का नाम अब तक नहीं खुला है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में 230 किलो सोने की चोरी का सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए, बीजेपी वाले लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको पहले ये देखना चाहिए कि जो जनता इनसे बोल रही है, जब इनकी मंत्री यहाँ स्मृति ईरानी उत्तराखंड के अंदर आई और उनसे अंकिता भंडारी वाले मामले में बोला गया तो पत्रकारों को कहती है मुझे धक्का मत दीजिए, और किस प्रकार से वो भागी वो पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है। जो मूलभूत सुविधाएं राज्य की जनता को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको नहीं मिल चुकी है। आज पूरा प्रदेश का जनमानस है पूरा त्रस्त हो चुका है, और जो इन्होंने वादे जनता से किए थे वो वादे अगर पूरा होता तो हम समझते कि इन्होंने प्रदेश के अंदर कोई काम किया है। इन्होंने प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं किया। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष हमको ज्ञान दे रहे हैं, इनको तो पहले खुद ज्ञान लेना चाहिए, इनको तो शर्म करनी चाहिए, चुनाव में इनको जाना भी नहीं चाहिए। मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग अलग अलग अभियान चला रहा है। चुनाव आयोग हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहा है। खासकर युवा मतदाताओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है। इस पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इस बार लगभग 1,45,000 युवा मतदाता हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वोटर डे के दिन से ही युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं और इस बार युवा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, जिसको देखते हुए ऐप और आईटी के माध्यम से भी युवाओं को रुझाया जा रहा है। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000 हैं इस बार, और इन सभी को समरी रिवीजन के टाइम से ही हम लोग नेशनल वोटर्स डे के टाइम से ही मोटिवेट कर रहे हैं। इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स बनाकर भी हमने इनके संबंधित कैंपसेस में यूज़ किया है कि आप मोटिवेट करें
प्रेरित करें अपने साथी जितने भी हैं नेबरहुड में या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको मोटिवेट करें। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं और इस बार समरी रिवीजन में यही प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक हम युवा मतदाताओं को जोड़ सकें। युवा मतदाताओं द्वारा ऐप्स और आईटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी बहुत उपयोग किया जाता है। उसके संबंध में भी विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।